नेहा, आज तो तू बहुत खुश होगी। आखिर तेरी शादी जो होने वाली है। मुझसे ज्यादा खुश तो तू होगी। आखिर तेरी लव मैरिज जो होने वाली है, तुझे तो पहले से सब पता होगा और तेरा पति भी तेरा साथ देगा हमेशा। ये सब तो बस बोलने वाली बात है। मुझे तो लगता है अरेंज मैरिज ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अरेंज मैरिज फैमिली के साथ साथ लड़के और लड़की सबकी मर्जी से होती है, पर लव मैरिज में सिर्फ लड़का लड़की एक दूसरे के पसंद होते हैं। शादी के बाद तो मैं ये सोच रही हूँ कि अपने ससुराल वालों को खुश कैसे रखूंगी, पर एक बात की खुशी भी है कि मेरा पति मेरे साथ रहेगा। नेहा और पूजा दोनों ही बचपन की दोस्त थीं और दोनों की ही शादी एक साथ होने वाली थी। जहां पूजा की शादी लव मैरिज थी तो वहीं नेहा की शादी अरेंज। इसी तरह समय गुजरता है और दोनों ही दोस्त की शादी हो जाती है। आओ आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो। सुनिए जी, लगता है बहू रानी बहुत थक गई है। अब हमें बहू रानी को थोड़ा आराम करने देना चाहिए। क्या बात है, माँ पापा बहू के आते ही बेटे को भूल गए। मेरी भी शादी हुई है, मैं भी थक गया हूँ। कोई मुझे भी बोले आराम करने को। जानते हैं बेटा, पर तू तो कल सुबह लेट तक सोता रहेगा। पर बहू की तो पहली रसोई है, उसे तो उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म भी पूरी करनी है। अब तुम जाकर आराम कर लो। जहां एक तरफ नेहा के ससुराल वाले बड़े ही प्यार से नेहा का गृह प्रवेश करवाते हैं, तो वहीं पूजा के ससुराल वाले उसे सही से बात नहीं करते। गृह प्रवेश करवा दिया है, अब जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। कल पहली रसोई है तो सुबह जल्दी उठ जाना, और माँ बाप ने खाना बनाना तो सिखाया है ना। आशा, कभी बहू से प्यार से भी बात कर लो। अब पूजा बहू भी हमारे घर की मेंबर है। और माँ, इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपकी बहू को कुछ नहीं आता। शादी से पहले पूजा ने खाना बनाना सीख लिया था, है ना पूजा? तुम्हें खाना बनाना आता है ना? जी। दोनों ही दोस्त अपने अपने ससुराल में आराम करने के लिए चली जाती हैं और अगली सुबह 5 बजे उठकर रसोई में अपनी पहली रसोई की तैयारी कर रही होती हैं। बहू, मैं जानती हूँ तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, तुम्हें खाना बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं, पर मुझे खाना बनाना आता है। जानती हूँ बहू, पर हमारे घर का रिवाज थोड़ा अलग है। तुम्हारे पापा जी को सुबह 6 बजे ही खाना चाहिए होता है और तुम सुबह के 5 बजे ही उठी हो। अब जल्दी से सिलबट्टे पर मसाला पीस लो, उन्हें रेडीमेड मसाले सब्जी में डाले हुए पसंद नहीं है। शीला के कहने पर नेहा सिलबट्टे पर खड़े मसाले पीसती है, तो वहीं पूजा भी अपने ससुराल में सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की कोशिश करती है, पर जल्दबाजी में उसकी कुछ रोटियां जल जाती हैं और जब वो अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है तो जली रोटियां देखकर उसका ससुर उससे कहता है, बहू, लगता है शादी से पहले तुमने खाना बनाना दिल से नहीं सीखा। तुम्हारी सास ने आज तक मुझे जली रोटी नहीं दी और तुम मुझे जली रोटियां दे रही हो। पापा जी, बस 2 ही रोटी बची थी और वो दोनों थोड़ी बहुत जली हैं। इतनी जली रोटी तो चल सकती है ना? पूजा, तुम पापा से जुबान चलाने की कोशिश कर रही हो? जब पापा ने कह दिया कि उन्हें जली रोटी नहीं चाहिए, तो क्या तुम दोबारा रोटी नहीं बना सकती? शादी होते ही दिवाकर का ऐसे बर्ताव देख पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से रोटी बनाने के लिए जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जब नेहा अपने परिवार को खाने के लिए देती है तो विनोद नेहा से कहता है, लगता है बहू, तुम मायके में 7 बजे तक उठती थी, तभी तो 6 बजे तक तुम्हारा खाना तैयार नहीं हो पाया। वो पापा जी, मैं सुबह जल्दी ही उठी थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि यहाँ सबको 6 बजे नाश्ता करने की आदत है। पर कल से मैं और जल्दी उठूंगी। अच्छी बात है नेहा, जितनी जल्दी इस घर के तौर तरीके सीख लोगी तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। पहली रसोई में दोनों ही दोस्त की तारीफ और नेक के बदले ताने सुनने को मिल जाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों की सास तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है, तो वहीं घर की सारी जिम्मेदारी पूजा और नेहा के कंधों पर आ जाती है। पूजा बहू, जरा रसोई में आना। जी पापा जी, बोलिए, क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो कुछ नहीं बेटा, पर ये क्या, रसोई में गंदे बर्तन अभी तक रखे हैं। तुम्हारे घर वालों ने बताया नहीं क्या कि ऐसे बिना रसोई साफ किए सोना नहीं चाहिए? पहले रसोई साफ कर लो, उसके बाद सोने के लिए जाना। अपने ससुर की यह बात सुनकर पूजा उसी वक्त बर्तन धोने लगती है और रसोई की सफाई करते हुए उसे रात के 1 बज जाते हैं और वो 1 बजे सोने के लिए जाती है। जहां एक तरफ पूजा लव मैरिज करके भी पछता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरेंज मैरिज करके नेहा भी कुछ खास खुश नहीं थी। बहू, रात में सोने से पहले तुम्हारी सास मुझे काढ़ा बना कर देती थी। दरअसल मुझे खांसी हो रही है, इसलिए तुम भी सोने से पहले मेरे लिए काढ़ा बना दो। पर पापा जी, अब तो आपकी खांसी भी ठीक है और आप दवाई लेकर आए थे, फिर रात के 1 बजे काढ़ा? क्यों बहू, कहीं लिखा है क्या कि रात के 1 बजे काढ़ा नहीं पिया जा सकता?
विनोद की यह बात सुनकर नेहा चुपचाप रसोई में काढ़ा बनाने के लिए चली जाती है और अपने ससुर को काढ़ा देकर सोने के लिए जाती है। रात में लेट सोने की वजह से दोनों ही दोस्त की सुबह 4 बजे आंखें नहीं खुल पाती, पर फिर भी वो लोग नींद में रसोई में खाना बनाने के लिए जाती हैं और 6 बज जाते हैं। अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? लगता है तुम अपनी सास के बिना कुछ नहीं कर सकती। नहीं पापा जी, खाना तैयार है, मैं बस लगाती हूँ। और दिवाकर, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ऑफिस की छुट्टी ले लो और मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। पूजा, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है? थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो। तुम पापा के सामने ही ऐसी बातें कर रही हो, और तुम्हारी तबीयत के लिए मैं ऑफिस की छुट्टी नहीं ले सकता। औरतें तो हमेशा ही बीमार रहती हैं। घर में काम करो, तबीयत ठीक हो जाएगी। पूरे दिन आराम करती हो, इसलिए तबीयत खराब है। दिवाकर की बात सुनकर पूजा की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से रोती हुई चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर नेहा, जिसे ट्यूशन पढ़ाने का शौक था, वो अपने ससुर से कहती है, पापा जी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बच्चे को पढ़ाना पसंद है। स्कूल सिर्फ 5 घंटे का होता है। मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया है और दोपहर को तो मैं घर ही आ जाऊंगी। लंच भी बना दूंगी और डिनर भी रेडी कर लूंगी। घर का सारा काम समय से पहले खत्म कर लूंगी। क्या अब मैं बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए जा सकती हूँ? वैसे भी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। हाँ बहू, तुमने बताया तो था, पर तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें शादी के बाद नौकरी ही करनी है। अगर हमें पहले पता होता तो हम कोई घरेलू बहू ढूंढते। तुम जैसी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाते। एक बार खुद को देखो और मेरे बेटे को देखो, कोई मैच नहीं है। और नौकरी छोड़कर घर संभालो, और कल को जब तुम्हारे बच्चे हो जाए तो उन्हें पढ़ा लेना और अपना शौक पूरा कर लेना। अशोक, तुम तो कुछ बोलो। तुमने तो कहा था कि तुम पापा से बात करोगे। घर के गार्जियन है पापा, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। और सही तो कह रहे हैं पापा, अब ज्यादा सोचो मत। अशोक की ऐसी बातें सुनकर नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और नेहा की और पूजा की जिंदगी बद से बदतर होने लगती है। वो सुबह 4 बजे उठकर घर का काम करना शुरू करती और रात के 12 बजे तक घर के कामों में लगी रह जाती। उनके पति भी उनकी जरा भी काम में मदद नहीं करवाते। कुछ दिनों में दोनों की सास आ जाती है और वो दोनों अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, मेरी जब से शादी हुई है मैं अपने मायके नहीं गई। मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। बेटा, इस घर के फैसला तुम्हारे ससुर जी ही लेते हैं। बिना उनकी इजाजत के तुम कहीं नहीं जा सकती। और कल तुम्हारी ननंद भी आ रही है। माँ जी, आपने कैसी अपनी जिंदगी के 30 साल इस घर में गुजार दिए। अब मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझे प्लीज 2 दिन के लिए अपने मायके जाने दीजिए। बाहो, तुमने मेरे बेटे से शादी मेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से की थी, इसीलिए इजाजत भी तुम अपने पति से लो। ससुराल की जिम्मेदारी अब दोनों ही दोस्त से संभाली नहीं जाती। अगले दिन नेहा की नंद आती है और वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है और सारी बात बताती है। मुझे अब और नहीं रहना उस घर में। उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे बहू कम नौकरानी ज्यादा समझती है। ऐसा नहीं बोलते बेटा। शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी सबको उठानी होती है। और तूने जो भी सपने देखे थे भूल जा। अब तेरा ससुराल ही तेरा सपना है। माँ, आप ऐसे बोलोगे मुझे? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, आप पर भी तो वही बीत रही है ना जो मुझ पर बीत रही है। नेहा की नंद रोती हुई नेहा के साथ उसके कमरे में जाती है, जहां नेहा बहुत दिनों बाद अपने दोस्त पूजा को फोन करती है। और फोन करने पर उसे पता चलता है कि उसकी हालत भी उसकी नंद और उसकी तरह है। और उस दिन उन दोनों को समझ आता है कि लड़कियों की जिंदगी शादी के बाद एक जैसी होती है, चाहे वो लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में शादी के बाद भी कोई बदलाव आते हैं, या बहू सिर्फ बहू होती है, चाहे वो लव मैरिज करके आए या अरेंज मैरिज करके? सुनील और नंदिता एक कैफे कॉफी में बैठे होते हैं, जहां सुनील कॉफी पीते हुए नंदिता से कहता है, नंदिता, तुम तो जानती हो ना, मेरी माँ तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगी, जिसकी वजह से मैं तुमसे उन्हें बिना बताई शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुनील, तुम ही बताओ, तुम्हारी माँ को कितना बुरा लगेगा। एक ही बात कभी भी खत्म नहीं होती। मैं तो अब थक गया हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें अगर मुझसे दूर रहकर खुशी मिलती है तो रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाते वक्त नंदिता सुनील का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। मत जाओ सुनील, अगर तुम इसी में खुश हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नंदिता सुनील के साथ एक मंदिर में जाकर शादी कर लेती है, जिसके बाद सुनील नंदिता को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये नंदिता है। आज से ये इस घर की बहू है। मैंने इससे शादी कर ली। दुर्गेश्वरी जब नंदिता को देखती है तो वो सुनील से कहती है, अरे बेटा, पूरे देश में तुझे ये काली कलूटी ही नजर आई। मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढी थी
और तूने इस कल्लो मैया से शादी कर ली। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? अब ये आपकी बहू है। आपको नंदिता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कल की आई हुई लड़की के लिए तू मुझे ताने सुनाएगा? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं इस लड़की को स्वीकार नहीं करूंगी। इस लड़की को जहां से लेकर आया है वहीं ले जा। ये मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है माँ, मैं ये घर छोड़कर ही जा रहा हूँ। आप इस घर में बड़े भाई और उनकी बीवी के साथ आराम से रहिए। सुनील के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रूपाली दुर्गेश्वरी के कानों में कहती है, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? इस लड़की की वजह से अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख रही हो। मेरी बात समझो माँ जी। सुनील अब इस लड़की के बिना नहीं रह सकता। इस लड़की के साथ अपने बेटे को स्वीकारो और उसके बाद हम दोनों इस लड़की का जीना हराम कर देंगे। ये लड़की खुद ब खुद इस घर को छोड़कर भाग जाएगी। ये सब सुनने के बाद दुर्गेश्वरी अपने बेटे को रोक लेती है। रुक जा बेटा, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तेरी बहू और तू इस घर में रह सकते हैं। ये सुनते ही सुनील खुश हो जाता है और अपनी पत्नी नंदिता से कहता है, नंदिता, चलो चलो चलो, माँ के पैर छू लो। सुनील के कहने के बाद नंदिता दुर्गेश्वरी और अपनी जेठानी के पैर छू लेती है। अरे अरे बस करो, मेरे पैर क्यों छू रही हो? मेरे पैर छूने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी देवरानी हो। चलो आ जाओ, मेरे गले लगो। रूपाली बेमन से अपनी काली देवरानी को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से दोनों सास और जेठानी मिलकर बेचारी नंदिता के ऊपर घनघोर अत्याचार करने लगती हैं, जैसे कि घर के सारे काम नंदिता से करवाना। नंदिता, ओ नंदिता, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें घर के काम दिखाई नहीं दे रहे? ये देखो घर में कितनी गंदगी हो रही है। नंदिता तुरंत घर की सफाई करने लगती है। तभी उसकी जेठानी आती है और ढेर सारे कपड़े लाकर उसके सामने पटक देती है। तुमने सुबह ही कपड़े धोए थे और देखो इतने सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। इन्हें कौन धोएगा? बाहर से पड़ोसन को बुलवा कर लेकर आऊं क्या धुलवाने के लिए? नहीं नहीं दीदी, इन कपड़ों को मैं ही धोऊंगी। नंदिता सफाई करने के बाद सारे कपड़े धोती है, जिसके बाद रूपाली और उसकी सास दोनों फिर से चिल्लाने लगती हैं। हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। ये तो मुझे भूखा ही मार देगी। आजकल की लड़कियां तो होती ही आलसी हैं। जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने इस पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन इस लड़की से तो घर का एक काम भी ढंग से नहीं होता। सारे काम करने के बाद भी नंदिता को दुनिया भर के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। माँ जी, जेठानी जी, बस मुझे 10 मिनट दीजिए। मैं अभी के अभी आप लोगों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। हाँ, मैं भी देखती हूँ 10 मिनट में कौन सा तू खाना बना कर लाती है। नंदिता का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो शुरू से ही घर के सारे कामकाज अच्छे से जानती थी। वो फौरन रसोई में जाती है और दाल चावल बनाकर ले आती है। जैसे ही रूपाली दाल चावल खाती है, वो मुंह से सारा खाना बाहर उगल देती है। हे भगवान, कितनी गंदी दाल बनाई है। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? हाँ, कितना बेसुआद खाना है। दाल चावल अच्छे बने थे, लेकिन फिर भी दोनों सास और बहू बेचारी नंदिता के दाल चावल में भी नुक्स निकाल देती हैं। एक दिन रूपाली अपनी माँ सरोज से फोन पर बात कर रही होती है। एक बार जरा ये काली कलूटी भैंस इस घर को छोड़कर चली जाए, उसके बाद मैं अपनी छोटी बहन की शादी सुनील से करवा दूंगी। अरे सुनील इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। उसके साथ मेरी बहन बहुत खुश रहेगी। ऊपर से वो बहुत सुंदर भी है। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ये सब नंदिता कमरे के बाहर खड़ी हुई सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत दुख होता है और वो अपने आप से कहती है, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने अपनी जेठानी और अपनी सास की सारी बात मानी और उनकी सभी अत्याचारों को भी सहन किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी जेठानी ये चाहती है कि इस घर में उसकी बहन आए। हे भगवान, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नंदिता रोते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे उसकी सास के कमरे के बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। अरे देखो बहन जी, जब तक आपका बेटा अपनी पत्नी से डिवोर्स नहीं ले लेता, तब तक हम उसके लिए कोई ढंग की लड़की नहीं ढूंढ सकते। पंडित जी,
आप लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए। डिवोर्स तो बस होने ही वाला है। वो लड़की इस घर को छोड़कर बहुत जल्दी चली जाएगी। दोनों सास और जेठानी मिलकर बेचारी नंदिता को घर से भगाने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन ये सब सुनने के बाद नंदिता चौकन्नी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने आप से कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मीठी छुरी जेठानी और मेरी सास मेरे ही दुश्मन निकलेंगी। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। अब ये मेरा वक्त है, मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर क्या था, नंदिता अपना बर्ताव हमेशा की तरह अच्छा रखती है और एक दिन सुनील के ऑफिस जाने के बाद वो अपनी सास और जेठानी के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। अरे, रंग रूप की वजह से इन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया, ये तो मामूली है। अब इन्हें पता चलेगा कि किसी को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। नंदिता के हाथों का बना हुआ खाना खाने के बाद दोनों सास बहू की हालत बुरी हो जाती है, जिसके बाद वो एक के बाद एक टॉयलेट के चक्कर पर चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। अरे रुक जा रूपाली, पहले मुझे टॉयलेट में जाने दे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं माँ जी, पहले तो मैं ही जाऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज पता नहीं इस नंदिता ने हमें क्या खिला दिया। तभी वहाँ नंदिता आ जाती है। तो फिर अब कैसा लग रहा है मेरी जेठानी और सास को? आप तो मुझे इस घर से निकलवाने वाली थी। देखो ना, मुझे निकालते निकालते आप किस प्रकार इस टॉयलेट की चक्कर लगा रही हो। दुर्गेश्वरी और रूपाली दोनों ही नंदिता से माफी मांगने लगती हैं। अरे अरे बहू, हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई। हम तुझे इस घर से कभी नहीं निकालेंगे, लेकिन ये सब जो हमारे साथ हो रहा है, इसे रोकने का उपाय बता। हाँ देवरानी जी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मेरा ही किया धरा है, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। बस हमें इस परेशानी से ठीक कर दो। ठीक तो मैं कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है, आप दोनों को मेरे साथ अच्छे से रहना होगा और मेरे सभी कामों में मेरा साथ और हाथ बटाना होगा। और आज के बाद मेरी प्यारी सासू माँ, आप हम दोनों देवरानी और जेठानी में कोई फर्क नहीं करेंगी। उस दिन के बाद से नंदिता की सास और उसकी जेठानी उसे अच्छे से स्वीकार कर लेती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।